दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के अपने इतिहास में युद्ध के वक्त ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई जो परिस्थिति आज उभर कर सामने आ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सही मायने में कहें बीते 75 वर्षों में अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी सेना भेजी और 1 दर्जन से ज्यादा देशों में सत्ता पलट डाली, परिस्थितियां अपने अनुकूल रखी। रूस से विरोध रहा, चीन से तनातनी रही, दुनिया के कई देशों ने विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो अमेरिका की ऐसी स्थिति कभी नहीं थी जो संयोग से उस वक्त अमेरिका के सामने खड़ी हो गई, जिस वक्त अमेरिका को ग्रेट बनाने का नारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दे रहे हैं। यह महज हार नहीं है, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दुनिया के भीतर बदलते हुए समीकरण में अमेरिका कहां पर खड़ा है कोई नहीं जानता है। सही मायने में वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच जो परिस्थितियां इस दौर में पनपी, उसने इजराइल के अस्तित्व को लेकर भी एक नया सवाल खड़ा कर दिया। यह सवाल सिर्फ वेस्ट एशिया में इजराइल के ताकतवर होने या ना होने भर का नहीं है। दरअसल ईरान ने जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हर बात को खारिज किया और खुले तौर पर इसका ऐलान कर दिया कि दरअसल हम सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध अमेरिका ने थोपा है, युद्ध इजराइल ने थोपा है, हम तो युद्ध करने नहीं गए थे और हमें अपने देश का बचाव करना है। और इस परिस्थिति ने पूरे ईरान के भीतर वो अलग अलग विचारधारा के लोग ही क्यों ना हो, या फिर ईरान के भीतर सत्ता के खिलाफ उठते हुए प्रदर्शन भी एक झटके में पूरे ईरान को एकजुट कर गए। और यह सवाल ईरान के भीतर तब और बड़ा हो गया जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की मौत हो गई। उस परिस्थिति ने ईरान को कितना एकजुट किया, उससे ज्यादा बड़ा सवाल है कि पहली बार दुनिया के सुपर पावर के तौर पर मौजूद अमेरिका के भीतर अपनी साख, अपनी सामरिक नीति, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियार, अपना सुरक्षा कवच और दुनिया के भीतर अलग अलग देशों को सुरक्षा देने का पूरा वादा धराशायी हो गया। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अब आगे का सवाल अमेरिका और इजराइल की जोड़ी का नहीं है, बल्कि वेस्ट एशिया में ईरान की ताकत का है और अमेरिकी राष्ट्रपति के अस्तित्व के अपनी राजनीतिक कैरियर को लेकर संकट का है। यह सवाल क्यों सामने उभर कर आ गया और ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और अल्टीमेटम से पहले ही उन्होंने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। यानी अल्टीमेटम की मियाद पूरी हो उससे पहले उन्होंने युद्ध विराम का ऐलान क्यों कर दिया? इस दौर में ऐसा क्या हुआ, खास तौर से जो आखिरी के 2 घंटे थे उसमें कौन सी रिपोर्ट किसके पास आ रही थी? और जो रिपोर्ट आ रही थी वो रिपोर्ट इसलिए चौंकाने वाली है कि अपने तौर पर कम से कम 4 देश, मिस्र, कतर, ब्रिटेन, फ्रांस, एक लिहाज से मध्यस्थता की स्थिति में ईरान को लाना चाहते थे। और ईरान अपने तौर पर कह रहा था कि जो भी बातचीत अमेरिका के साथ होती है उसका फलसफा यही निकलता है कि अमेरिका हमला करेगा और वह बातचीत की टेबल पर किए गए वादों को नहीं मानेगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका की तरफ से किसने बातचीत की? क्या IAEA, जिसका जिक्र आज सुबह भी हमने किया, कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसके डायरेक्टर हैं जनरल राफेल ग्रासी, उन्होंने दोनों देशों से बातचीत की। और जो आखिरी बातचीत का आखिरी हिस्सा था उसमें ट्रंप ने IAEA के डायरेक्टर को यह कहा कि डिप्लोमेसी से रास्ता निकल सकता है, यानी युद्ध के बाद डिप्लोमेसी का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी ईरान के भीतर एक सवाल था, अल्टीमेटम की मियाद पूरी हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर धमकी दी है कि वो पावर प्लांट पर हमला करेंगे, सारे पावर प्लांट पर हमला होगा एक एक करके और पूरा ईरान अंधेरे में समा जाएगा। इसके काउंटर में ईरान ने धमकी दे दी कि दरअसल जो आपके खाड़ी देशों में 30 अड्डे हैं,
अड्डों का मतलब है जो आपका बेस है, और इसके साथ साथ जो तकरीबन 300 के करीब पूरे खाड़ी देशों में अलग अलग प्लांट जो छोटे बड़े चल रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट के, हम उस पर भी हमला कर देंगे। और पावर प्लांट पर तो हमला होगा, आईटी इंडस्ट्री जो आपके साथ जुड़ी है उस पर भी हमला होगा, जहां जहां जिस जिस कंपनी में आपके शेयर हैं वहां भी हमला होगा। और इस पूरी परिस्थिति के आकलन में ना तो मोसाद के पास कोई जानकारी, ना सीआईए के पास कोई जानकारी, और ना ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के पास कोई ब्लूप्रिंट। क्योंकि आखिरी सवाल जब बेंजामिन नेतान्याहू से पूछा गया 48 घंटे जब अल्टीमेटम खत्म होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, उन्होंने भी कहा जो ट्रंप करेंगे वही हम करेंगे, क्योंकि हम लोग एक साथ इस युद्ध में कूदे हैं, तो एक साथ ही कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आई उसने चौंकाया, इसलिए क्योंकि अमेरिका का पूरा डिफेंसिव सिस्टम जो था वो धराशायी सिर्फ खाड़ी देशों में नहीं हुआ था, बल्कि इजराइल के भीतर भी जो सबसे मजबूत मल्टी लेयर डिफेंसिव सिस्टम था उसमें ईरान की मिसाइलों ने सेंध लगा दी थी। यानी जो ईरान को मदद चीन से मिल रही है, जो रशिया से इनपुट मिल रहे हैं, उसका यह कमाल कुछ ऐसा हुआ कि जिस डिफेंसिव सिस्टम और जिस मल्टी लेयर डिफेंसिव को लेकर अमेरिका इजराइल एक साथ यह सोचकर खड़े थे कि वो जिस जिस शहरों में यह सिस्टम है वहां पर कुछ नहीं होगा, तो एक झटके में जब इजराइल के परमाणु केंद्र पर ही हमला हो गया उसके बाद स्थितियां हाथ से निकल गई। बातचीत का सिलसिले के बाद कोई रिजल्ट ना निकलना, रिजल्ट निकलने की स्थिति से पहले इजराइल का हाथ खड़े कर देना, और इस परिस्थिति में नया सवाल यह आकर खड़ा हो गया, क्या वाकई होर्मुज़ रूट को लेकर जो अमेरिका सोचता है वो अमल में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जो सोचता है कि वो अगर ईरान में अंधेरा कर देगा तो इसके काउंटर अटैक क्या होंगे, इसको लेकर कोई फिलॉसफी ऐसी है जो डिफेंसिव तौर पर ईरान को रोक सके, पता चला नहीं है। तब ऐसे में सवाल था कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करें, क्योंकि उनके अपने देश के भीतर की अपनी राजनीति और वह भी रिपब्लिकनों के जरिए भी अब सवाल उठने लगे थे। यह सवाल हथियारों पर होने वाले खर्च को लेकर थे, यह सवाल ट्रंप प्रशासन के जरिए $200 बिलियन की मांग पेंटागन को लेकर थी। यह सवाल जब खुद पेंटागन और इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट थी कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक पहुंच सके, या फिर कोई ऐसा परमाणु हथियार भी नहीं है जिससे दुनिया को खतरा हो और अमेरिका को खतरा हो, इन सारे सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में सिवाय इसके कि ईरान के भीतर नारे लगते हैं इजराइल और अमेरिका को खत्म करने को लेकर, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू चाहते हैं कि पूरी तरीके से ईरान को ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि वह एक टेररिस्ट स्टेट है। लेकिन इससे हटकर ना तो हिजबुल्लाह ना हमास किसी को मदद बंद नहीं की जाएगी। होर्मुज़ रूट पर नए नियम कायदे अब लागू होंगे। युद्ध को लेकर आने वाले वक्त में कोई देश सोचे या ना सोचे, लेकिन इस युद्ध को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक इस बात का जिक्र ना हो कि हां, युद्ध हमने शुरू किया था, हम वापस जा रहे हैं। यह 5 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम दरअसल वक्त लेने की एक तरीका है। इस बात का जिक्र ईरान ने किया और अमेरिका ने कहा कि नहीं, बातचीत हो गई। ईरान ने कहा कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे लिखा, दरअसल इस बातचीत का समाधान का रास्ता निकल गया। अब हमारी सेना किसी भी ऐसे प्लांट पर हमला नहीं करेगी जिसका जिक्र 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद का था। ईरान ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो कोई बातचीत और ना ही कोई इस तरीके के रास्ता निकालने का जिक्र है। हम अपने तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि दरअसल हमें जीतना है कुछ, हमें अपने देश को बचाना है। इसलिए जो भी हमला होगा उस हमले का जवाब भरपूर होगा। होर्मुज़ रूट पर हमारा कब्जा है, वो बरकरार रहेगा। खाड़ी देशों के से जरिए वहां पर जो अमेरिकन बेस है वहां से कोई मिसाइल दगी तो फिर उसके बाद दोबारा मिसाइल दागी जाएगी, जो आज भी दागी गई। लेकिन शुरुआत आज हमें लगता है जिस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ पर लिखकर किया
और उसके चंद मिनटों के बाद ईरान की मिलिट्री ने उसी तरीके से लिखकर कहा, यह मंजूर नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई युद्ध विराम नहीं। हमें लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लिखे गए शब्द और ईरान की मिलिट्री द्वारा लिखे गए शब्द दोनों को एक साथ देखिए। 2 सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल तो यह, क्या वाकई अमेरिकी सेना अब अगर किसी प्लांट पे हमला नहीं करेगी तो क्या ईरान रुक जाएगा? जो जवाब है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सिर्फ प्लांट का जिक्र है और दूसरी तरफ इजराइल की सेना अगर लेबनान पर हमला करती है, जो वो लगातार कर रही है हिजबुल्लाह के नाम पर, या फिर वह अगर ईरान के भीतर हमला करती है, तो उसके जवाब के दायरे में अमेरिकी बेस भी आएंगे और अमेरिकी सैनिक भी आएंगे, या कहें मिसाइल भी आएंगे। यानी युद्ध की परिस्थितियों में क्या इजराइल ने कुछ कहा, या इजराइल के सामने सबसे बड़ा संकट इस वक्त यही खड़ा हो चला है कि बिना अमेरिका के वह जीत नहीं सकता है, बिना अमेरिका के अब वो लड़ भी नहीं सकता है। इन दो परिस्थितियों का जवाब क्या होगा? जवाब है, क्या वाकई अब एक भी मिसाइल आज की रात नहीं दागी जाएगी? जवाब यह है कि इस तरीके से इजराइल अपनी मौजूदगी का एहसास जो अपनी ताकत के जरिए आज से नहीं बीते 5 दशकों से कराता रहा, उसमें क्या इस बार बिना अमेरिका के वह रुक जाएगा, या फिर इससे पहले की परिस्थितियों को वह चुनेगा जहां पर वो हमला करता था, अमेरिका उसे सहलाता था, और अमेरिका के सहलाने के बाद अमेरिका उसे मदद करता था, और इसके बाद उसके तेवर और तल्ख हो जाते थे। लेकिन नई परिस्थितियों ने तो बिल्कुल नई स्थिति को बनाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि जो हमले आज भी हुए, एक क्षण के लिए उसकी तस्वीर दीजिए, यह भी भयावह तस्वीर है। Open, 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 open. Oh my god, this is... I can't tell you how hot it is. Someone close the window. The cars, yeah, they have to wait. No, the car. ईरान की दागी गई मिसाइल की यह तस्वीर उसके बाद की परिस्थितियां बदलाती है कि दरअसल युद्ध धधक रहा है, और इसका मतलब एक और है, इजराइल खामोश रहेगा नहीं, अमेरिका संयम बरतेगा, क्योंकि ट्रंप के सामने इस वक्त नवंबर के चुनाव हैं, नवंबर में मिड टर्म पोल होना है। लेकिन दूसरी तरफ यही संकट इजराइल के सामने है, और बेंजामिन नेतान्याहू अगर इस तरीके से अगर पांव पीछे खींच लेते हैं जैसे ट्रंप ने खींचे हैं, तो फिर मिड टर्म पोल तो इजराइल में भी नवंबर के महीने में ही होना है। उनकी क्या स्थिति होगी जो युद्ध में यह सोचकर कूदे थे कि एक बार जीत मिल जाए तो उनकी साख लौट आएगी। यह बिल्कुल नई परिस्थिति है इजराइल और अमेरिका के बीच कि वह ट्विनिंग जो युद्ध के साथ खड़ी हुई थी, युद्ध के बीच में भटक गई, और खास तौर से जब ईरान के पावर प्लांट तो नहीं, लेकिन ईरान के भीतर जो वाटर प्लांट था, जो वहां पर नेचुरल गैस का फील्ड था, वहां पर जो हमला हुआ, यह ठीक तरीके से अमेरिका पचा नहीं पाया और उसने खारिज कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि इस पूरी बातचीत के बीच में जो बीते 2 घंटों का हिस्सा है, उसमें एक रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने यह भी कहकर रखी गई कि देखिए, नेचुरल गैस फील्ड पर जब इजराइल ने अटैक किया तो बिना वक्त गवाए ईरान ने कतर के उस फील्ड पर हमला कर दिया जो उससे सटा हुआ है। लेकिन वो धधका तो उसके बाद एक झटके में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन दुनिया भर में, उसके यहां से निकलने वाले गैस में 17% की कमी आ गई, जो अगले 5 साल तक कमी रहेगी। वाटर प्लांट पे हमला हुआ तो इसके काउंटर में तुरंत बहरीन में वाटर प्लांट पे हमला किया गया। जब न्यूक्लियर प्लांट पे ईरान पर हमला हुआ तो उसके काउंटर में ईरान ने तुरंत न्यूक्लियर प्लांट जो इजराइल के भीतर है वहां पर हमला किया। रिपोर्ट यह थी कि अगर एक भी पावर प्लांट पे ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान का जो रिएक्शन होगा वो अमेरिका की उस अंतर्राष्ट्रीय साख को,
और उस ताकत को कमजोर कर देगा जहां दुनिया अभी तक यह मानकर चल रही थी कि अमेरिका के फैसले या अमेरिका का निर्णय या अमेरिका की कूटनीति दुनिया को शांति की दिशा में ले जाए या फिर इकोनॉमी को बेहतरीन बनाने की दिशा में, या उसमें कोई रुकावट ना आए। और उस पर होमर्ज रूट का बंद होना, जिसको अपने तौर पर ईरान के राष्ट्रपति से लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड तक कह चुके हैं कि दरअसल अब यह हम नए नियम कायदे इसके लिए बनाएंगे जो पूरे तरीके से हमारा है, हम ही तय करेंगे। और हम ही तय करने का मतलब क्या होता है? एक नए तरीके की परिस्थिति इस दौर में उभर कर सामने आ गई, यानी न्यू वर्ल्ड कॉम्बिनेशंस। और बहुत महत्वपूर्ण है, ईरान का साथ इस दौर में किसने दिया? अमेरिका का विरोध खुले तौर पर किसने किया? यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दीजिए तो एक झटके में आपके सामने श्रीलंका खड़ा हो जाएगा, जहां के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के भीतर कहा, हमसे अमेरिका ने मदद मांगी थी 4 से 8 मार्च के बीच में अपने लड़ाकू विमानों को लेकर, हमने इनकार कर दिया। और जब पनडुब्बी डूब रही थी ईरान की तो बचाया श्रीलंका ने। इसीलिए आज खुले तौर पर दोस्ती के मतलब मायने क्या होते हैं, ईरान की तरफ से जो बातों का जिक्र श्रीलंका को लेकर कहा गया, हम इनका कोई संकट देख नहीं सकते, उस संकट को दूर करेंगे। तेल का संकट तो बिल्कुल नहीं, हम इनके लिए सब कुछ करेंगे। सुन लीजिए। In any case, if Sri Lanka demands oil or any other necessity goods, Iran will supply and provide these goods to Sri Lanka. We don't want to see Sri Lanka in a trouble, and nation of Sri Lanka is very. यानी मसला सिर्फ वर्ल्ड पावर होने का नहीं है, मसला तो इस दौर में नए नए दोस्तों को तलाश कर अपनी ताकत को बढ़ाना और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत अब ईरान कहां पर खड़ा होगा और किस ताकत के साथ खड़ा होगा, इजराइल इसे समझने लगा है। और इजराइल के सामने नया संकट यह है कि बिना अमेरिका के वो कैसे आगे की लड़ाई लड़े या ना लड़े। और जब बातचीत की दिशा में मिस्र, कतर, ब्रिटेन, फ्रांस और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो डायरेक्टर है वो भी लग गए और वह भी फेल हो गया, तब इजराइल के पास भी कोई रास्ता नहीं और ट्रंप के पास सिवाय इसके कि वह युद्ध विराम का ऐलान कर दे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने खुलकर बताया, हम इनसे कितनी बार बातचीत किस तर्ज पर कर चुके हैं, आप हैरान रह जाएंगे। हर बातचीत का नतीजा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का बातचीत की टेबल पर कुछ कहना और उसके बाद नई परिस्थितियों में ईरान को घेराबंदी शुरू कर देना। इसीलिए सवाल न्यूक्लियर हथियारों का नहीं है, ये चाहते हैं कि हम पूरे तरीके से उसी तर्ज पर अमेरिका पर निर्भर हो जाएं जैसे दुनिया के बाकी देश निर्भर हो गए, जो संभव नहीं है। इसीलिए ईरान की तरफ से पहली बार ब्रिक्स देशों को लेकर भी ऐलान किया गया, जिसकी अगुवाई इस बरस भारत कर रहा है कि आप अपने तौर पर इस युद्ध के खिलाफ बयान तो दीजिए। सवाल यह नहीं है कि दरअसल ब्रिक्स के भीतर सऊदी अरब भी है और यूनाइटेड अरब अमीरात भी और हम भी हैं। सवाल यह है, ये युद्ध गलत है, ये कहिए तो सही। और इस बातचीत और इस तमाम परिस्थितियों को लेकर विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने खुला चिट्ठा लिख दिया कैसे बातचीत की जा सकती है अमेरिका के साथ। संभव ही नहीं। Very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us. And they wanted to resolve Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution. And we finally accepted. But again, after 3 rounds of negotiation and after the American team in the negotiation, still they decided to attack us. परिस्थितियां बहुत साफ है, ईरान युद्ध लड़ रहा है, इजराइल युद्ध से पीछे पांव खींचने को तैयार नहीं है। अमेरिका 5 दिन की राहत चाहता है, वो वक्त निकालना चाहता है या आने वाले वक्त की स्ट्रेटजी तय करना चाहता है, या इन 5 दिनों के आसरे धीरे धीरे वो बैकआउट कर जाए, क्योंकि ईरान पर जीत हासिल हो, वहां का रिजिम चेंज हो जाए, उसकी पूरी इकोनॉमी अमेरिका पर निर्भर हो जाए, वेस्ट एशिया में इजराइल के तहत वो काम करने लग जाए। वो सारी परिस्थितियां धराशायी हो गई। और जब ये सारी चीज धराशायी हो गई तो इसके पीछे की परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब जो उभर रही है
उसमें हमें लगता है आज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेस की उस बात को सुनना चाहिए जहां उन्होंने खुले तौर पर इस बात का ऐलान किया कि ट्रंप को हटा दीजिए, इसने पूरी दुनिया को फंसा दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने भरोसे युद्ध लड़ रहे हैं जो उनके खुद के लिए है। और इस परिस्थिति को लेकर जो उन्होंने कहा, इससे पहले कोई यूरोपियन कंट्रीज क्या ये कह सकती थी? जब ट्रेड वार चल रहा था, जब टैरिफ वार चल रहा था, जब कभी जिक्र ग्रीनलैंड का होता था, अब क्यूबा का होने लगा है, ये सारे कनाडा का जिक्र किया गया। बात सुन लीजिए, ये है एक नई परिस्थिति अमेरिका की उस ऐतिहासिक साख के खत्म होने की जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? Señora presidenta, ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. En todo caso, este gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno. Mire, usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. 4 बातों पर अब गौर कर लीजिए। जिस तरीके से युद्ध विराम 5 दिनों का अमेरिका ने ऐलान किया है, क्या ट्रंप अपने 5 दिनों की इस बात पर टिकेंगे या फिर अमेरिका के भीतर अब पहले अल्टीमेटम और अब सीज फायर की परिस्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति की अपनी साख रिपब्लिकन्स को जिता पाएगी? यह सवाल सबसे बड़ा हो चला है। दूसरा सवाल अमेरिका के सहयोगी देशों का है, जिसमें नाटोज कंट्रीज है, जिसमें पूरी यूरोपियन कंट्रीज है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो G7 हो सकता है, वो G20 हो सकता है, वो क्वाड हो सकता है, वो एशियान हो सकता है। अमेरिका की पॉलिसी का विरोध और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर सवाल अब खुले तौर पर हर देश के भीतर रेंगने लगा है। और इस युद्ध ने सिर्फ अमेरिका की साख को खत्म नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपनी राजनीति और अपनी अमेरिकन पॉलिसी को लेकर कहां खड़े हैं, अब सवाल उस पर भी आकर खड़े हो गए। तीसरा सवाल जो सीधे तौर पर इजराइल से जुड़ा है, इजराइल के अस्तित्व का संकट अगर अमेरिका इस 5 दिनों के युद्ध विराम को पूरे लंबे वक्त तक खींचता चला जाता है, चाहे वह युद्ध में शामिल है या नहीं है, इस पर भी चुप्पी थाम ले, तो भी नई मुश्किल अब खाड़ी देशों के विरोध से शुरू होगी, क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिकन बेस है और उस बेस को खत्म करने का पूरा भार ईरान उठाए हुए और पीछे चीन खड़ा हुआ है। और पूरे खाड़ी देश अमेरिका के हक में खड़े हो सकते हैं, लेकिन इजराइल के नहीं हक में खड़े हो सकते हैं। इस परिस्थिति में इजराइल के अस्तित्व का क्या होगा? और चौथा सवाल असल में है उस अमेरिका की दखलंदाजी कहें या उस अमेरिका की दादागिरी कहें या उस अमेरिका की अपनी कुशलता भरी रणनीति को कहें, जहां पर उसने मिडिल ईस्ट के देशों में अपना प्रभाव जमाया भी, वहां से खूब पैसा लिया भी और इन्वेस्टमेंट भी खाड़ी देशों ने अमेरिका में खूब किया, हथियारों की खेप जमकर बेची भी गई खाड़ी देशों में। क्या इस इकोनॉमी पर अब ब्रेक लगने वाला है? और नई इकोनॉमी जिस एनर्जी सेक्टर के जरिए पूरी दुनिया को डरा रही है, अब उसकी कमान अमेरिका के हाथ में नहीं रहेगी। यह सवाल इसलिए अनसुलझा है क्योंकि युद्ध खत्म हुआ नहीं है। युद्ध विराम है या नहीं है कोई नहीं जानता है, और होर्मुज़ रूट पर ईरान का कब्जा है। वो अपने तरीके से चीजों को परिभाषित करने में लगा हुआ है। तो जो आखिरी सवाल है वो सबसे बड़ा है, क्या अमेरिका की धाक के सामने अब चीन मजबूत हो गया? जो चीन युद्ध में था ही नहीं और जो अमेरिका युद्ध में सबसे बड़ा प्लेयर था, इन दोनों के बीच एक ऐसी परिस्थिति उभर कर सामने आ गई जो अब दुनिया के भीतर डेवलपमेंट इकोनॉमी और एनर्जी इकोनॉमी को लेकर अमेरिकन बिसात से हटकर चीन की बिसात की दिशा में जाएगी। ये सवाल इस वक्त दुनिया के बीच उस इकोनॉमी को लेकर है जिसको थामने
और थाम कर चलाने का जिक्र अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किया करते थे, लेकिन ट्रंप फेल हो गए। या फिर सवालिया निशान इस फेल होने को लेकर भी है? यही सवाल समूची दुनिया को अब डरा भी रहा है और दुनिया के सामने नए रास्ते खोल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।